नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट यानी लगान का आधुनिक सिद्धांत को डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि इससे पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था उसके अंदर ये था कि भी लगान है वो क्या होता है। तो उसमें हमने लगान का अर्थ देखा था और लगान के विभिन्न जो प्रकार थे उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने लगान का जो रिकार्डो का सिद्धांत था, जिसको हमने परंपरावादी सिद्धांत का नाम दिया था, उसको भी हमने डिस्कस किया। तो एक बार रिकार्डो का सिद्धांत जो हमने डिस्कस कर लिया था, उसके बाद में जब हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट या लगान का आधुनिक सिद्धांत कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें जो है रिकार्डो का जो सिद्धांत है उसी से ही जो एक लाइट मिलती है। यानी बिना रिकार्डो के सिद्धांत को डिस्कस किए मॉडर्न थ्योरी को डिस्कस करना जो है उतना रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि ये जो सिद्धांत है कहीं न कहीं ये रिकार्डो के जो लगान सिद्धांत था उसी का ही जो एक विस्तृत रूप है। तो आइए शुरू करते हैं। लगान का आधुनिक सिद्धांत। लगान का जो आधुनिक सिद्धांत है, पहले तो ये देखिए कि भी ये किसी एक इकोनॉमिस्ट की देन नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने अपना-अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये जो सिद्धांत है ये अनेक अर्थशास्त्रियों की विचारधाराओं का एक कॉम्बिनेशन है। तो इसके डेवलपमेंट की अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर जेवन्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, पेरेटो, मार्शल, रॉबिन्सन जो है उन्होंने अपने-अपने जो है विचार है, उन विचारों के आधार पर इस सिद्धांत को जो है विकसित किया है। ये सिद्धांत जो है रिकार्डो का जो सिद्धांत था उसी का ही एक प्रकार का सुधरा हुआ रूप है। रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में ये कहा था कि लगान का जो संबंध होता है वो केवल भूमि से होता है। यानी लगान केवल भूमि को ही मिलेगा। उत्पादन के 4 साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। लेकिन लगान केवल और केवल भूमि को ही मिलता है। श्रम, पूंजी और उद्यमी को लगान प्राप्त नहीं होता। लेकिन जब आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने लगान का कारण देखा, तो उन्होंने ये पाया कि लगान जो है वो इस वजह से पैदा होता है कि भूमि जो होती है उसकी पूर्ति कम होती है और उसके मुकाबले उसकी मांग ज़्यादा होती है। यानी भूमि की सीमितता की वजह से जो है वो लगान प्राप्त होता है। तो जब हम ये देखते हैं कि भूमि की सीमितता की वजह से लगान प्राप्त होता है, तो आधुनिक शास्त्रियों ने कहा कि ये सीमितता तो उत्पादन के अन्य साधनों में भी पाई जा सकती है। यानी अन्य साधन है, जैसे श्रम है, श्रम की पूर्ति मांग से कम हो सकती है। पूंजी की जो पूर्ति है वो मांग से कम हो सकती है। उद्यमी है उसकी पूर्ति मांग से कम हो सकती है। तो इस प्रकार से जब सीमितता की वजह से लगान पैदा होता है, तो उत्पादन के जो अन्य साधन है उनको भी लगान प्राप्त होगा। तो यही जो है आधुनिक जो लगान का सिद्धांत है उसकी जो मुख्य जो हम कह सकते हैं कि एक विचारधारा है। तो लगान का जो रिकार्डो का सिद्धांत था वो केवल एक ही चीज जो साधन था अर्थात भूमि के लगान देने की बात करता था। लेकिन लगान का आधुनिक सिद्धांत वो उत्पादन के सभी साधनों के संदर्भ में लगान की बात करता है। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री मानते हैं कि लगान एक प्रकार का आधिक्य होता है जो उत्पादन के किसी भी साधन अर्थात पूंजी है, भूमि है, श्रम है, उनको मिल सकता है। आधिक्य का मतलब क्या होता है वो हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। आधिक्य से अभिप्राय उस आय से होता है जो उत्पादन के साधन को उसकी न्यूनतम पूर्ति कीमत से अधिक मिलती है। न्यूनतम पूर्ति कीमत का मतलब क्या है कि जो उत्पादन का साधन है उसे एक व्यवसाय जैसे कि ए व्यवसाय में लगा हुआ है, ए व्यवसाय में वो कहेगा कि मैं तब जाऊंगा जब मुझे कम से कम 10,000 रुपये मिलेंगे। अब इससे फालतू अगर वो कहीं भी आय प्राप्त करता है, जैसे मान लीजिए दूसरे व्यवसाय बी में वो लगा, अब बी में उसे जो है इस न्यूनतम पूर्ति कीमत से ज़्यादा क्या आय मिल रही है, तो ये एक प्रकार का आधिक्य है 1,000 रुपये। तो ये 1,000 रुपये आधिक्य जो होता है वही जो है लगान का रूप बनता है। तो इस प्रकार से ये जो आधिक्य है वो किस वजह से पैदा होता है? वो इसलिए पैदा होता है कि जो उत्पादन के साधन होते हैं उनकी पूर्ति जो होती है उनकी मांग की तुलना में कम होती है। यानी पूर्ति की सीमितता की वजह से इसको जो है यहाँ 11,000 रुपये मिलेंगे। अगर पूर्ति सीमित नहीं होती तो ये जो श्रमिक था, ये श्रमिक अगर यहाँ 10,000 रुपये काम करने के लिए तैयार है तो बी व्यवसाय वाला भी उसको 11,000 रुपये नहीं देता, क्योंकि अगर ये 10 में जाने के लिए तैयार है तो ठीक है, नहीं तो सप्लाई जो अनलिमिटेड है वो किसी दूसरे श्रमिक को जो यहाँ पर लगा लेगा। तो इस प्रकार से ये जो लगान पैदा हो रहा है वो एक प्रकार का आधिक्य है। अब आधिक्य किसी को भी प्राप्त हो सकता है, यानी जितनी कीमत न्यूनतम कीमत कोई भी उत्पादन का साधन प्राप्त करना चाहता है, न्यूनतम आय प्राप्त करना चाहता है, उससे कम आय पर वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर उससे थोड़ी सी भी उसको ज़्यादा आय प्राप्त हो गई, वो जो ज़्यादा आय है वही जो है लगान है।
जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर बात की श्रमिक की, हम बात करते हैं पूंजी की। एक व्यक्ति जो है अपनी पूंजी को जो है 10% ब्याज की दर के ऊपर देना चाह रहा है। अगर उसको कहीं से भी 11% ब्याज मिल गया तो वो क्या अधिक है 1%, तो 1% क्या हो जाएगा, लगान हो जाएगा। तो अब आप इधर न्यूनतम पूर्ति कीमत के बारे में देखते हैं। आधिक्य के बारे में हमने जान लिया। आधिक्य से अभिप्राय उस आय से जो न्यूनतम आय से ज़्यादा प्राप्त होती है। तो न्यूनतम पूर्ति कीमत वह न्यूनतम आय होती है जो उत्पादन के साधन को उस व्यवसाय में बनाए रखने के लिए मिलनी जरूरी है। यानी ये जो है हस्तांतरण आय के समान होती है। अब हस्तांतरण आय क्या होती है वो आप आगे डिस्कस करेंगे। तो कोई भी जो व्यवसाय होता है उसमें प्रत्येक व्यक्ति तभी तक काम करना पसंद करता है जब तक उसको लगता है कि हाँ ये इनकम मेरे लिए पर्याप्त है। तो जो पर्याप्त इनकम है वही जो है न्यूनतम इनकम है। तो न्यूनतम आय वह आय होती है जो किसी भी व्यवसायी को या किसी भी उत्पादन के साधन को एक पर्टिकुलर व्यवसाय में बनाए रखने के लिए अवश्य मिलनी चाहिए। अगर उससे कम उसको आय मिलती है तो वो जो है वहाँ पर अपनी जो सेवाएं हैं उन सेवाओं की सप्लाई नहीं करेगा, अर्थात उस व्यवसाय को छोड़ देगा। लेकिन जब वह इस न्यूनतम कीमत से अधिक आय प्राप्त करता है तो वह आधिक्य ही लगान कहलाता है। जैसे फैक्ट्री है एक, उस फैक्ट्री के अंदर जो एक श्रमिक है वो कहता है कि भाई मैं अगर 5,000 रुपये यहाँ मिलते हैं तो मैं यहाँ काम करूँगा। अगर मुझे 5,000 रुपये से कम का अगर यहाँ पर तनख्वाह मिलती है तो मैं किसी दूसरी फैक्ट्री में चला जाऊँगा, क्योंकि वहाँ उस दूसरी फैक्ट्री में उसको न्यूनतम कीमत 5,000 रुपये मिल रही है। तो इस प्रकार से ये जो न्यूनतम कीमत होती है वो आय होती है जो किसी भी उत्पादन के साधन को किसी व्यवसाय में बनाए रखने के लिए अवश्य मिलनी चाहिए। अगर इससे कम हो जाती है, मान लीजिए 4900 रुपये हो गए, तो ये क्या करेगा, इस व्यवसाय को छोड़ देगा और यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है एक प्रकार की हस्तांतरण आय होती है, या न्यूनतम कीमत आय जो वह आय होती है जो किसी भी उत्पादन के साधन को एक व्यवसाय में बनाए रखने के लिए अवश्य मिलनी चाहिए। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखते हैं लगान का। वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय। वास्तविक आय क्या होती है और हस्तांतरण आय क्या होती है उसको हम जो डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम जो ये देखते हैं कि लगान का फार्मूला क्या होता है। वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय। यहाँ पर वास्तविक आय 10,000 रुपये है, हस्तांतरण आय 7,000 रुपये है, तो लगान क्या होगा, वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय, यानी 3,000 रुपये जो है यहाँ पर लगान प्राप्त होगा। लगान क्या, आधिक्य है। तो यहाँ पर ये जो हस्तांतरण आय है ये क्या है, न्यूनतम आय है। यानी ये वो मिनिमम लेवल होता है जिससे कम इनकम होने पर ये जो व्यक्ति यहाँ पर कार्य कर रहा है वो यहाँ कार्य नहीं करेगा, लेकिन वास्तव में जो उसको इनकम मिल रही है वो उसकी हस्तांतरण आय से ज़्यादा मिल रही है। तो वास्तविक आय और हस्तांतरण आय के बीच का जो डिफरेंस होता है वही जो है लगान कहलाता है। और अगर ये इनकम और ये इनकम बराबर है तो उस अवस्था के अंदर लगान जो होगा वो शून्य होगा। और अगर हस्तांतरण आय शून्य है तो सारी की सारी जो वास्तविक आय है वो क्या हो जाएगी, लगान में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब हस्तांतरण आय या अवसर लागत के बारे में जानते हैं। हस्तांतरण आय और अवसर लागत जो होती है दोनों एक ही होती है। उत्पादन का जो साधन होता है, चाहे कोई भी साधन हो, उसके जो है अनेक उपयोग होते हैं। यानी वह अपनी सेवाएं जो होता है वो अनेक कार्यों के अंदर दे सकता है और वहाँ से जो उसको आय प्राप्त हो सकती है। अब कोई भी जो व्यक्ति, मान लीजिए कि राम है, अब राम के पास में विकल्प है कि वो ए व्यवसाय में जा सकता है, बी में जा सकता है और सी में जा सकता है। यानी यहाँ पर भी वो कार्य कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये बैंक है और मान लीजिए ये जो एक स्कूल है और ये एक फैक्ट्री है, तो तीनों व्यवसाय हो गए। अब यहाँ पर जो राम है वो अपनी सेवाएं कहाँ पर देगा। मान लीजिए कि उसको जो है बैंक के अंदर जो है वो 20,000 रुपये मिल रहे हैं, स्कूल के अंदर जो उसको 18,000 रुपये मिल रहे हैं और फैक्ट्री है उसके अंदर उसको 21,000 रुपये मिल रहे हैं। तो आपके हिसाब से जो है राम कौन सा व्यवसाय चुनेगा। डेफिनेटली राम जो है जहाँ पर उसको अधिकतम आय मिल रही है वहाँ पर जाएगा। तो अधिकतम आय वाला विकल्प कौन सा है, सी, यानी वो फैक्ट्री में काम करेगा। अब फैक्ट्री में काम करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि वो जो है वो बैंक में भी काम कर सकता था, लेकिन वो एक ही जगह काम कर सकता है। उसके पास में दो विकल्प है। वो जो है, क्योंकि दोनों हम सबसे बेस्ट देखेंगे, सबसे बेस्ट उसके लिए सी है, क्योंकि सी में उसको जो है वो 21,000 रुपये मिल रहे हैं
ए के अंदर उसको जब 20,000 रुपये मिल रहे हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ विकल्प का तो चुनाव करता है, वहाँ पर अपने आप को काम में लगाएगा, और जो दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है उसको छोड़ देगा। तो इस सर्वश्रेष्ठ विकल्प यानी फैक्ट्री में काम करने की जो अवसर लागत है या हस्तांतरण आय है, वो दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मूल्य है। दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा है? बैंक में काम करना, क्योंकि वहाँ पर उसको 20,000 रुपये मिल रहे हैं। स्कूल के अंदर उसको सबसे कम 18,000 रुपये, तो ये उसके लिए दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प नहीं है। तो किसी भी व्यवसाय में जब कोई व्यक्ति लगता है तो वो अधिकतम आय वाले व्यवसाय में लगता है, और इस अधिकतम आय वाले व्यवसाय में जब कोई भी साधन अपनी सेवा देता है तो उसके परिणाम स्वरूप उसे दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का त्याग करना पड़ेगा। अब ये जो दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मूल्य है वही जो उसके लिए हस्तांतरण आय या अवसर लागत है। हस्तांतरण का मतलब कि यहाँ से ये इस व्यवसाय, जैसे आप इसको दोबारा लिखते हैं, अब आप दो को ही लेकर के चलते हैं। पहला जो था बैंक, बैंक में उसको 20,000 रुपये मिल रहे हैं, और दूसरा है फैक्ट्री, फैक्ट्री में उसको जो है 21,000 रुपये मिल रहे हैं। अब ये जो दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है वो है बैंक, फर्स्ट है उसके लिए फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में अगर वो काम करता है तो उसको बैंक में काम नहीं कर सकता वो, तो बैंक में जो रुपए मिल रहे हैं, जो आय मिल रही है, वो उसका उसे त्याग करना पड़ेगा, इस अवसर को छोड़ना पड़ेगा। तो इस दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का जो मूल्य है वही जो उसके लिए अवसर लागत या हस्तांतरण आय है। अब हस्तांतरण आय इसलिए है क्योंकि जैसे ही इनकम यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर उसको 20,000 रुपये से कम होती है तो वो यहाँ से छोड़ करके इसमें हस्तांतरित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हस्तांतरण आय वह न्यूनतम आय होती है जो किसी भी व्यवसाय में अवश्य मिलनी चाहिए। तो अगर यहाँ उसको 20,000 रुपये से ज़्यादा इनकम मिल रही है तो ठीक है, वो काम करता रहेगा। अगर यहाँ पर इसको 20,000 रुपये से कम इनकम मिल रही है तो वो जो है यहाँ पर काम नहीं करेगा, बल्कि वो छोड़ करके बैंक में काम शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से ये जो वास्तव में प्राप्त कर रहा है 21,000 रुपये, हस्तांतरण आय कितनी है? 20,000 रुपये। तो यहाँ पर 1,000 रुपये का लगान जो है राम को मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो अवसर लागत होती है या ये जो हस्तांतरण आय होती है वही जो है लगान का निर्धारण करती है। अब लगान की परिभाषा देखते हैं आप। स्टोनियर के अनुसार लगान वह भुगतान है जो हस्तांतरण आय से अधिक होता है। यानी हस्तांतरण आय पीछे अपन ने देखी थी, हस्तांतरण आय 20,000 रुपये थी और उसको भुगतान किया जा रहा था 21,000 रुपये का। तो इस अवस्था के अंदर उसको जो 1,000 रुपये अधिक मिल रहे थे वो जो क्या है? लगान है। तो इस प्रकार से हस्तांतरण आय से ज़्यादा जितनी भी आय होगी वो सारी की सारी जो लगान का पार्ट होती है अकॉर्डिंग टू स्टोनियर। दूसरी जो परिभाषा है वो है जॉन रॉबिन्सन के अनुसार, किसी साधन का लगान उस साधन की उस बचत को कहते हैं जो उसे काम पर लगाए रखने के लिए दी जाने वाली कम से कम रकम से अधिक होता है। तो यहाँ पर भी वही बात है कि जैसे एक अपने पास में जो है ए ऑप्शन था और दूसरा अपने पास में सी ऑप्शन था। सी में उसको जो 21,000 रुपये मिल रहे थे और इसमें इसको 20,000 रुपये मिल रहे हैं। तो सी में बनाए रखने के लिए उसे कम से कम कितनी रकम मिलनी चाहिए? 20,000, क्योंकि अगर 20,000 रुपये से कम हुई तो वो जो है ए में आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो कम से कम जो आय होती है उससे ज़्यादा जितनी भी आय प्राप्त करता है वो जो है लगान कहलाती है अकॉर्डिंग टू जॉन रॉबिन्सन। अब इसके बाद है कि लगान पैदा होने के पीछे कारण क्या है, लगान क्यों उत्पन्न होता है आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार। पहले अपन रिकार्डो को साथ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिकार्डो जो है, जब हम रिकार्डो का लगान सिद्धांत साथ साथ में देखेंगे तो उसी से क्लियर होगा कि किस प्रकार से आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उसमें सुधार किया है, किस प्रकार से रिकार्डो के सिद्धांत का जो सुधरा हुआ रूप है वो एक आधुनिक जो लगान का सिद्धांत है वो है। तो रिकार्डो के अनुसार भूमि की सीमितता के कारण लगान मिलता है। अब आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने रिकार्डो की इस बात की आलोचना नहीं की, बल्कि उन्होंने रिकार्डो की इस बात को जो वो स्वीकार किया कि भी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लगान जो प्राप्त होता है वो इसी वजह से होता है कि उत्पादन के जो साधन जो भूमि है वो सीमित है, यानी भूमि की जो सप्लाई है वो कम है, उसके मुकाबले मांग ज़्यादा है, तभी लगान प्राप्त होगा। अगर ऐसी सिचुएशन है तो उस अवस्था के अंदर कोई भी लगान प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर ये बात तो उनकी सही थी कि भी लगान जो होता है वो सीमितता के कारण प्राप्त होता है, लेकिन उनका ये मानना है कि ये सीमितता उत्पादन के अन्य साधनों में भी हो सकती है। यहाँ आकर के रिकार्डो और जो आधुनिक अर्थशास्त्री है उनके रास्ते अलग हो जाते हैं।
वो कहते हैं कि भी आप सीमितता की बात करते हो, बात सही है आपकी, लेकिन अगर ये सीमितता उत्पादन के अन्य साधनों में है तो वहाँ पर भी जो है उनको लगान मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने भी यही माना है कि लगान के पैदा होने का कारण भूमि की तरह उत्पादन के अन्य साधनों की सीमितता ही है। सीमितता का मतलब होता है कि भी मांग जो होती है वो कम होती है, ज़्यादा होती है, और उसके मुकाबले उस साधन की पूर्ति है वो कम होती है। प्रोफेसर विजर के अनुसार उत्पादन के जो साधन है उनको उनको उन्होंने दो प्रकार के साधनों में बांटा है, एक तो विशिष्ट और एक अवशिष्ट। तो ये विशिष्ट और अवशिष्ट साधन है वो क्लियर करेंगे कि भी किस प्रकार से जो लगान मिलता है। तो पहले आप अवशिष्ट साधन को देखते हैं। अवशिष्ट साधन वह साधन होता है जिसका उत्पादन की अनेक क्रियाओं में प्रयोग किया जा सकता है, जैसे श्रम है। अगर आप श्रम का प्रयोग करते हैं खेत के अंदर, श्रम का प्रयोग करते हैं आप एक ड्राइवर के रूप में, श्रम का प्रयोग करते हैं आप एक स्कूल के अंदर, श्रम का प्रयोग करते हैं हम एक फैक्ट्री के अंदर, श्रम का प्रयोग करते हैं हम अनेक अन्य कार्यों में। तो इस प्रकार से श्रम क्या है, एक अवशिष्ट साधन है। अवशिष्ट साधन वह साधन होता है जिसका उत्पादन के अनेक कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा विशिष्ट साधन, उत्पादन के जिस साधन का केवल एक ही उपयोग होता है उस साधन को हम जो विशिष्ट साधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक श्रमिक है, अगर ये श्रमिक केवल बर्फ की फैक्ट्री में ही काम कर सकता है तो इसको आप क्या कहेंगे कि ये जो श्रम है ये विशिष्ट है। इस श्रम से हम और कोई काम नहीं करवा सकते, इससे केवल हम एक ही काम करवा सकते हैं कि भी इसको जो है वो बर्फ की फैक्ट्री में लगा दीजिए। इसी प्रकार से मान लीजिए भूमि है, अगर भूमि का प्रयोग केवल कपास के उत्पादन में किया जा सकता है और किसी भी साधन कार्य के अंदर भूमि का प्रयोग नहीं किया जा सकता तो भूमि भी क्या बन जाएगी, विशिष्ट साधन बन जाएगी। तो इस प्रकार से जो विशिष्ट साधन होता है उसका उत्पादन की किसी अन्य गतिविधि में प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऐसे में जो साधन होते हैं उनकी गतिशीलता बिल्कुल भी नहीं होती। गतिशीलता का मतलब एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में नहीं जा सकते, क्योंकि ये श्रमिक मान लीजिए कि कोई अन्य कार्य में अगर अपनी सेवाएं देना चाहता है तो भी नहीं दे सकता, क्योंकि इससे केवल एक ही काम हो सकता है, बर्फ की फैक्ट्री में काम करना। तो इस प्रकार से इस विशिष्टता के कारण ही लगान प्राप्त होता है। किसी भी साधन में जितनी ज़्यादा विशिष्टता होगी उसकी अवसर लागत उतनी ही कम होगी। तो वास्तविक आय अधिक होगी, उसके मुकाबले अवसर लागत या हस्तांतरण आय कम होगी, क्योंकि अब श्रमिक इसकी हस्तांतरण आय क्या है, कुछ किसी दूसरे व्यवसाय में इसको जो प्राप्त होती है, दूसरे व्यवसाय में ये लग ही नहीं सकता, तो दूसरे व्यवसाय में इसको क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई काम का ही नहीं है, तो दूसरे व्यवसाय में तो इसको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर इसके जो वास्तविक आय है मान लीजिए 100 रुपये है, माइनस ये कोई भी आय प्राप्त नहीं करा हस्तांतरण आय के रूप में, तो यहाँ पर सारी की सारी आय है वो क्या हो जाएगी, लगान हो जाएगी। तो जिस साधन के अंदर विशिष्टता ज़्यादा होती है उस साधन के को जो उतना ही ज़्यादा लगान प्राप्त होता है। और ये मान करके चलिए कि प्रत्येक साधन के अंदर कुछ न कुछ विशिष्टता अवश्य होती है, यानी प्रत्येक साधन का जो प्रत्येक उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग नहीं किया जा सकता, कुछ न कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, और ये जो रिस्ट्रिक्शन होते हैं यही जो है साधन को विशिष्ट बनाते हैं। जब साधन पूर्ण विशिष्ट है, पूर्ण विशिष्ट का मतलब केवल एक ही कार्य में उसका प्रयोग किया जा सकता है, तो उस समय हस्तांतरण या आय या जो अवसर लागत है वो शून्य होती है, और शून्य होने के कारण वो जो भी आय प्राप्त करेगा सारी की सारी आय जो होती है वो लगान होगी। लगान क्या होते हैं, रियल इनकम माइनस जो ये ट्रांसफर इनकम होती है, जो हस्तांतरण आय होती है, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो यहाँ पर ये कितने, रियल इनकम मान लीजिए 500 है, और यहाँ पर ये जो साधन पूर्णतः विशिष्ट है इसलिए ये शून्य हो जाएगी हस्तांतरण आय। तो ऐसे में 500 का 500 रुपये यानी सारी की सारी इनकम जो होती है वो लगान बन जाती है। अब लगान का निर्धारण, आधुनिक अर्थशास्त्री लगान का निर्धारण जो होता है वो एक वस्तु के कीमत के निर्धारण की तरह से करते हैं। और वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, जहाँ पर वस्तु की मांग और पूर्ति है वो बराबर होती है वहाँ पर वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। तो उसी प्रकार से ये भी उत्पादन के प्रत्येक साधन को जो एक वस्तु की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए कहते हैं कि भी किसी भी वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा जो उस वस्तु के जो है वो लगान का निर्धारण होता है। तो लगान के निर्धारण को दो भागों में बांटा है आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने। पहला लगान का दुर्लभता सिद्धांत,
दुर्लभता सिद्धांत का प्रयोग जो है वो भूमि के लगान का निर्धारण करने में किया जाता है, क्योंकि भूमि जो होती है वो दुर्लभ होती है। दूसरा जो तरीका है लगान के निर्धारण का, वो वास्तविक आय और हस्तांतरण आय के अंतर के द्वारा किया जाता है। तो अब दुर्लभ लगान का दुर्लभता सिद्धांत, भूमि के लगान का निर्धारण दुर्लभता सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार लगान का जो है निर्धारण उस बिंदु पर होगा जिस बिंदु पर भूमि की मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होंगे। तो अब अगर आप लगान के निर्धारण के दुर्लभता सिद्धांत को देखते हैं आधुनिक अर्थशास्त्रियों के, तो उसमें भूमि के लगान के निर्धारण के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत है। पहली भूमि की मांग और दूसरा भूमि की पूर्ति। अब भूमि की मांग क्यों की जाती है? भूमि जो उत्पादन का एक साधन है, इसलिए भूमि की जो भी मांग करेगा वो उसका उत्पादन में प्रयोग करने के लिए करेगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि भूमि की जो मांग होती है प्रत्यक्ष रूप से आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं करती। इसलिए भूमि की जो मांग होती है वो व्युत्पन्न मांग होती है, क्योंकि भूमि की मांग जो उन वस्तुओं और सेवाओं की मांग पर निर्भर करती है जिसके उत्पादन में ये सहायक होती है। जैसे मान लीजिए कि हम गेहूं की बात करते हैं, भूमि के ऊपर गेहूं पैदा किया जा सकता है, तो जितनी ज़्यादा गेहूं की मांग होगी, गेहूं का उत्पादन करने के लिए भूमि की उतनी ज़्यादा मांग होगी। बेशक भूमि चाहे महंगी हो, लेकिन फिर भी मांग ज़्यादा होगी। अगर गेहूं की मांग बिल्कुल भी नहीं है तो भूमि की मांग जो है गेहूं के उत्पादन में बिल्कुल भी नहीं की जाएगी, चाहे भूमि जो कितनी भी सस्ती क्यों ना मिलती हो। तो इस प्रकार से ये जो उत्पादन के साधन होते हैं, उन साधनों की मांग जो होती है व्युत्पन्न मांग होती है। ये उन वस्तुओं और सेवाओं की मांग पर निर्भर करती है जिसके उत्पादन में ये उत्पादन के साधन काम आते हैं। इसके साथ ही भूमि की जो मांग होती है उसकी सीमांत उत्पादकता भी पर भी निर्भर करती है, क्योंकि जिस भूमि की सीमांत उत्पादकता ज़्यादा होगी उस भूमि की जो है ज़्यादा मांग की जाएगी, और अगर भूमि की सीमांत उत्पादकता कम है तो उसकी मांग है वो कम की जाएगी। लेकिन यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि भूमि की सीमांत उत्पादकता जो होती है वो लगातार गिरती जाती है, कि जैसे जैसे हम आगे से आगे नई भूमि की मांग करेंगे, भूमि से मिलने वाली जो उत्पादकता है वो पहली भूमि के मुकाबले कम होती चली जाती है। इस वजह से भूमि का जो मांग वक्र होता है वो ऋणात्मक ढाल वाला होता है, कि एक भूमि की ज़्यादा मांग उस अवस्था में की जाएगी जब कीमत भी उसकी कम होगी, क्योंकि ज़्यादा मांग करने पर सीमांत उत्पादकता कम होगी, और सीमांत उत्पादकता कम होगी तो उसकी वजह से नुकसान होगा अगर पहले वाली कीमत ही दे रहा है तो। इसलिए कम कीमत के ऊपर जो है ज़्यादा भूमि की मांग की जाएगी। इस वजह से भूमि का जो मांग वक्र होगा वो ऋणात्मक ढाल वाला होगा। तो ये आगे भूमि का मांग वक्र है। मान लीजिए कि भी कीमत ये ले रहा है कि 500 रुपये लेऊंगा भी मैं, तो यहाँ पर केवल इतनी मांग की जाएगी, क्योंकि इस बिंदु के ऊपर जो है ये जो प्राइस है और जो मार्जिन प्रोडक्टिविटी है वो इक्वल है। अब जैसे ही यहाँ पर जो है कीमत कम की, तो कीमत कम करने की वजह से जो ज़्यादा मांग की, ज़्यादा मांग करने की वजह से सीमांत उत्पादकता में भी कमी आ गई, तो इतनी मांग करेगा जब कीमत कम होगी। तो अगर और कीमत कम कर दी जाती है तो मांग ज़्यादा की जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे मांग बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी सीमांत उत्पादकता है वो कम होती चली जाएगी। तो ये हमारे पास में जो डीडी मांग वक्र है ये भूमि के लिए मांग वक्र है जिसका ढाल ऋणात्मक है। इसके बाद है भूमि की पूर्ति। एक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो भूमि की मात्रा जो होती है वो स्थिर होती है, इसलिए भूमि की पूर्ति जो होती है वो पूर्णतः बेलोसदार होती है। तो भूमि का जो पूर्ति वक्र है वो ये है कि भूमि की कीमत चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक देश के दृष्टिकोण से भूमि जो है वो उतनी ही रहेगी, यानी OS जो सप्लाई है, अगर कीमत OP है तो भी यही, अगर कीमत बढ़ करके OP1 होगी तो भी, अगर कीमत बढ़ करके OP2 हो जाती है भूमि की तो भी जो है भूमि की पूर्ति यही रहती है कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर भूमि की मात्रा जो है वो सीमित होती है। जैसे भारत के पास में जितना भारत का क्षेत्रफल है, आप उससे ज़्यादा भूमि प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे आप जितना मर्जी कीमत दे दीजिए। अब आगे लगान का निर्धारण। लगान का जो निर्धारण है वो मांग और पूर्ति के द्वारा किया जाता है। अब भूमि के जो ये SSOX के ऊपर हमने जो है भूमि की मात्रा ली है और OY के ऊपर रेंट लिया है। अब ये जो SS है ये पूर्ति वक्र है जो कि पूर्णतः बेलोसदार पूर्ति वक्र है, जैसा कि अपन ने पीछे बनाया था। तो लगान का निर्धारण जो वहाँ पर होगा जहाँ पर भूमि की मांग और पूर्ति बराबर होगी। अब प्रारंभ के अंदर मांग जो है DD है, तो DD मांग वक्र इस पूर्ति वक्र को E बिंदु पर कट करता है। अब E बिंदु के ऊपर कट करेगा, इसका मतलब जो लगान है वो क्या क्या निर्धारित होगा, OR, क्योंकि
यहाँ पर जब किसी भी साधन की पूर्ति बेलोसदार होती है, पूर्णतः बेलोसदार होती है, उस अवस्था के अंदर जो हस्तांतरण आय होती है वो शून्य होती है। कि पूर्ति बेलोसदार होने की अवस्था के अंदर हस्तांतरण आय जो होती है वो शून्य होती है। तो यहाँ पर जब हस्तांतरण आय शून्य है, वास्तविक आय ये इतनी प्राप्त कर रहा है OR के बराबर, तो पूरी की पूरी ये जो ORES है ये जो है लगान कहलाएगा। अब अगर मांग का बढ़ करके D1 हो जाती है तो उस अवस्था के अंदर ये जो पूर्ति वक्र है, इस पूर्ति वक्र को मांग वक्र जो E1 बिंदु पर कट करता है। इस अवस्था के अंदर क्योंकि पूर्ति पूर्णतः बेलोसदार है, बेलोसदार पूर्ति की अवस्था में हस्तांतरण आय शून्य होती है, तो उस अवस्था के अंदर ये जो लगान है वो बढ़ करके क्या हो जाएगा, OR1E1S के बराबर लगान हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मांग कम होकर के D2 हो जाती है तो उस अवस्था के अंदर ये जो है पूर्ति वक्र को E2 बिंदु पर कट करती है, जो कि संतुलन का नया बिंदु होगा। तो यहाँ पर जो है OR2 के बराबर जो कीमत यानी लगान का निर्धारण होगा। तो ये जो एरिया है ये लगान होगा, क्योंकि यहाँ पर भी जब पूर्ति बेलोसदार है तो कीमत जो है वो जो हस्तांतरण आय है वो शून्य है। तो ऐसे में जो रेंट प्राप्त होगा OR2E2S के बराबर जो है रेंट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अब अगर आप ये देखते हैं कि ये यहाँ पर जो है हर अवस्था के अंदर जो है पूर्ति सीमित है और मांग पूर्ति की तुलना में ज़्यादा है। यहाँ पर मांग और पूर्ति बराबर है इस S बिंदु के ऊपर। तो S बिंदु के ऊपर जब मांग और पूर्ति बराबर है, इसका मतलब वास्तविक आय और हस्तांतरण आय जो वो दोनों ही शून्य हैं। तो दोनों शून्य होने का मतलब क्या है, वास्तविक आय शून्य माइनस हस्तांतरण आय शून्य है, तो इस अवस्था के अंदर लगान प्राप्त होगा वो शून्य प्राप्त होगा। और अगर इससे और भी कम हो जाती है मांग, तो उस अवस्था के अंदर भी कोई लगान प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे में लगान उस अवस्था के अंदर प्राप्त होता है जब मांग जो होता है पूर्ति की तुलना में ज़्यादा है या पूर्ति मांग की तुलना में कम है। तो क्योंकि भूमि की जो पूर्ति होती है वो पूर्णतः बेलोसदार होती है, इस अवस्था के अंदर मांग बढ़ने पर जो है लगान बढ़ता है और मांग के कम होने पर लगान में कमी होती है। और जैसे जैसे मांग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लगान बढ़ता जाएगा और सारी की सारी जो आय होती है वो लगान होती है। इसके बाद वास्तविक आय और हस्तांतरण आय के द्वारा जो है लगान का निर्धारण। आधुनिक अर्थशास्त्री जो है लगान का निर्धारण वास्तविक आय और हस्तांतरण आय के अंतर के द्वारा करते हैं। ये लगान उत्पादन के किसी भी साधन को मिल सकता है जिसकी पूर्ति पूर्णतः लोचदार से कम होती है, क्योंकि जब किसी भी साधन की पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है उस अवस्था के अंदर वास्तविक आय और हस्तांतरण आय बराबर होती है। तो जब वास्तविक आय और हस्तांतरण आय बराबर होगी तो उस अवस्था के अंदर जो है वो लगान शून्य हो जाएगा, क्योंकि पूर्ति पूर्णतः लोचदार होने का मतलब क्या है कि भाई वर्तमान कीमत के ऊपर जो है जितना चाहिए उतने साधनों की आप मांग कर सकते हो। तो ऐसे में आप किसी भी साधन को जो प्रचलित मजदूरी है उससे ज़्यादा या जो प्रचलित ब्याज है उससे ज़्यादा ब्याज की दर कभी नहीं दोगे। तो इस अवस्था के अंदर वास्तविक और हस्तांतरण आय जो है दोनों बराबर होंगी, तो वहाँ पर जो है लगान है वो शून्य होगा। लेकिन इस पूर्णतः लोचदार से पूर्ति जितनी कम होती चली जाएगी लगान उतना ही ज़्यादा होता चला जाएगा। तो ये लोच जितनी कम होगी लगान उतना ही अधिक होता है। तो पूर्ति जो है वो तीन अवस्थाओं में लगान का निर्धारण अब हम करेंगे कि जो क्योंकि अभी तक हमने जो देखा कि ये जो हस्तांतरण आय है ये कहीं ना कहीं पूर्ति से संबंधित होती है। तो पूर्ति की तीन अवस्थाओं के अंदर अब हम देखेंगे कि लगान का निर्धारण कैसे किया जाता है। पहला, साधन की पूर्ति पूर्णतः लोचदार, उस अवस्था में लगान। दूसरा, साधन की पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार, उस अवस्था में लगान का निर्धारण। और साधन की पूर्ति जो है वो कम लोचदार यानी पूर्णतः लोचदार से थोड़ी कम, कितनी भी कम हो सकती है, उस अवस्था के अंदर हम जो है किस प्रकार से लगान का निर्धारण करते हैं। तो पहला है साधन की पूर्ति पूर्णतः लोचदार और लगान। जब साधन की पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है, आपको पता है क्या होगा पूर्णतः लोचदार के अंदर, ये होगा पूर्ति वक्र। तो उस समय साधन की जो वर्तमान कीमत है उस कीमत के ऊपर जितना चाहे उतने साधनों की मांग की जा सकती है। तो जब वर्तमान जो कीमत है उस कीमत के ऊपर साधनों की मांग जो है वो जितना चाहे उतना आप काम पर लगा सकते हो, तो आप उनको जो है अलग ज़्यादा कीमत देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस अवस्था के अंदर प्रत्येक जो साधन होता है उस साधन की वास्तविक आय और हस्तांतरण आय जो होती है वो समान होगी। तो जब वास्तविक आय और हस्तांतरण आय समान है तो वास्तविक आय और हस्तांतरण आय का जो अंतर है वो शून्य होगा, और वास्तविक आय और हस्तांतरण आय का जो अंतर है वही लगान कहलाता है। तो इसके कारण जो लगान है वो भी शून्य होगा। तो अब हम डायग्राम के द्वारा इसको देखते हैं आगे। पहले टेबल के द्वारा देखते हैं कि हमने सबसे पहले जो साधनों की मांग ली है, पहले 10, फिर 15, फिर 20।
अब साधन की पूर्ति पूर्णतः लोचदार है। पूर्णतः लोचदार पूर्ति का मतलब क्या है? जब 10 साधनों की मांग तो 10 की पूर्ति उसी कीमत के ऊपर। जब 10 साधनों की मांग 15 साधनों की मांग 15 साधनों की पूर्ति उसी सेम कीमत के ऊपर। और 20 साधनों की मांग तो 20 साधनों की पूर्ति उसी सेम कीमत के ऊपर। और यहाँ पर वास्तविक आय और हस्तांतरण आय जो है समान है, क्योंकि दूसरे व्यवसाय में भी अगर वो जाता है या दूसरी फैक्ट्री में भी जाता है तो उसको भी 100 रुपये ही मिलेंगे, ज़्यादा उसको जो है नहीं मिल रहे, ना उससे कम मिल रहे हैं। तो इस अवस्था के अंदर जो लगान होता है वो वास्तविक आय और हस्तांतरण आय का अंतर होता है। तो वास्तविक आय 100, हस्तांतरण आय 100, अंतर 0। वास्तविक आय 100, हस्तांतरण आय 100, अंतर 0। इसी प्रकार से लास्ट में भी अंतर 0। तो इस प्रकार से जब भी किसी साधन की पूर्ति पूर्णतया लोचदार होती है उस अवस्था के अंदर वास्तविक आय और हस्तांतरण आय जो होते हैं बराबर होते हैं, और उसकी वजह से जो है जो लगान होता है वो शून्य होता है। ये हमारे पास में रेखा चित्र है कि मजदूरी की जो वर्तमान दर है वो 100 रुपये है, और ये जो हमारे पास में जो है पूर्ति वक्र पूर्णतः लोचदार पूर्ति वक्र है, क्योंकि हमने ओ एक्स अक्ष के ऊपर जो है श्रम की पूर्ति ली है और ये ओ एक्स के समानांतर है, तो यहाँ पर ये पूर्णतः लोचदार होगा। अब ऐसे में हमारे पास में डी मांग वक्र है श्रम का, जो यहाँ पर ई बिंदु पर कट करता है, तो यहाँ मजदूरी का निर्धारण जो वो शो हो ही रहा है, क्योंकि पूर्णतः लोचदार मांग है। अब अगर मांग बढ़ करके D1 हो जाती है तो भी यहाँ पर जो है कीमत क्या रहती है? 100 ही रहती है। तो इस अवस्था के अंदर जब मांग बढ़ करके ए से बी होती है तो उस अवस्था के अंदर जो है मजदूरी में कोई अंतर नहीं आता, तो इस वजह से यहाँ पर जो लगान है वो शून्य होगा। नेक्स्ट है साधन की पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार और लगान। जैसा कि हमने भूमि के मामले में देखा था वो सेम चीज यहाँ पर है। जब साधन की जो है पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार होती है तो उस समय साधन की हस्तांतरण आय शून्य होती है। अब जब हस्तांतरण आय शून्य है तो इसका मतलब जो भी उसको आय मिलेगी वो वास्तविक आय होगी, और जो वास्तविक आय है वो सारी की सारी आय जो वो लगान होगी, क्योंकि वास्तविक आय और हस्तांतरण आय का जो अंतर है वो लगान है। तो यहाँ पर वास्तविक आय और जो हस्तांतरण आय हमेशा ही शून्य होगी, तो ये सारी की सारी जो वास्तविक आय होगी वो क्या कहलाएगी? लगान कहलाएगी। ये देखिए यहाँ पर वास्तविक आय 100, 150, 200 है। हस्तांतरण आय यहाँ पर शून्य है क्योंकि साधन की पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार है, तो यहाँ पर हस्तांतरण आय शून्य। पहली अवस्था में लगान 100 माइनस शून्य 100 हो जाएगा। दूसरी अवस्था में 150 माइनस शून्य 150 हो जाएगा। तीसरी अवस्था में 200 माइनस शून्य, यहाँ पर भी लगान जो वो 200 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो भी वास्तविक आय होती है वो सारी की सारी आय जो है लगान बन जाती है अगर किसी उत्पादन के साधन की पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार है। नेक्स्ट है यहाँ पर लगान का निर्धारण जो कि हमने पीछे किया था। जैसे ओ एक्स एक्स के ऊपर हमने यूनिट्स ऑफ लैंड और ओ वाई के ऊपर हमने लगान लिया है। तो यहाँ पर देखिएगा जब भूमि की मांग जो वो 100 रुपये है, आप यहाँ पर श्रम भी ले सकते हो या कैपिटल भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि हमने भूमि पहले कर ली है तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन जो वो श्रम के हिसाब से भी कर सकते हो। तो मान लीजिए कि श्रम की मांग जो वो पूर्ति जो वो क्या है? SS है, यानी श्रम की पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार है। तो ऐसे में जब मांग दी है तो उस अवस्था के अंदर श्रमिक को जो वो 150 रुपये मजदूरी मिल रही है, लगान मिल रहा है, तो ये सारी की सारी मजदूरी है वो लगान है, क्योंकि यहाँ पर श्रम की जो हस्तांतरण आय है वो शून्य है। इसी प्रकार से जब मांग बंद करके D1 हो जाती है तो मजदूरी बढ़ करके 200 हो जाती है। तो 200 जब मजदूरी होगी तो ये सारी की सारी मजदूरी लगान होगी, क्योंकि यहाँ पर भी हस्तांतरण आय है वो शून्य है। इसी प्रकार से अगर मांग कम होकर के D1 हो जाती है तो मजदूरी जो वो 100 हो जाएगी। 100 मजदूरी होने पर ये सारी की सारी मजदूरी है वो लगान में जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी हस्तांतरण आय वो शून्य है। तो इस प्रकार से हम जो है पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति की अवस्था में जो लगान का निर्धारण करते हैं उस अवस्था के अंदर जो भी वास्तविक आय प्राप्त होती है वो सारी की सारी आय है वो लगान होती है, क्योंकि पूर्णतः बेलोचदार साधन की अवस्था में जो हस्तांतरण आय होती है वो जो अवसर लागत होती है वो शून्य होती है। इसके बाद है साधन की पूर्णतः लोचदार से कम पूर्ति की अवस्था में लगान। कि जब साधन की पूर्ति पूर्णतः लोचदार से कम होती है तो उस समय साधन की जो मांग होती है उसके बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती तो है, लेकिन उतनी नहीं बढ़ पाती जितनी मांग बढ़ती है। मान लीजिए पहले 10 वस्तुओं की मांग है, 10 वस्तुओं की पूर्ति है, अब मांग बढ़ करके 20 वस्तुओं की होगी। यहाँ पर साधन मान लीजिए आप, साधन में आप श्रम ले लीजिए कि पहले 10 श्रमिकों की मांग थी तो 10 की पूर्ति की जा रही थी, अब श्रमिकों की मांग बढ़ करके 20 हो गई तो पूर्ति बढ़ेगी।
लेकिन इससे कम बढ़ेगी। तो इस अवस्था के अंदर पूर्ति है वो पूर्णतः जो लोचदार उससे कम होती है। तो इसके कारण साधन को जो हस्तांतरण आय से अधिक वास्तविक आय मिलती है। तो जब हस्तांतरण आय से ज़्यादा वास्तविक आय मिलेगी साधन की सीमितता के कारण, तो उस अवस्था के अंदर जो है दोनों में अंतर पैदा होगा, वास्तविक आय और हस्तांतरण आय में, और ये जो अंतर है वो लगान कहलाएगा। तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर होगा ये पूर्ति की लोच पर निर्भर करता है। तो अब हम रेखा चित्र के द्वारा पहले आप टेबल के द्वारा देखते हैं कि श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति। जब 10 श्रमिकों की मांग है तो 10 श्रमिकों की पूर्ति की जा रही है। तो यहाँ पर जो वास्तविक आय और हस्तांतरण आय दोनों समान है, तो इस अवस्था के अंदर कोई लगान प्राप्त नहीं होगा। जब श्रमिकों की मांग बढ़ करके 15 हो गई तो पूर्ति बढ़ी, लेकिन केवल 12 तक, यानी पूर्ति उतनी नहीं बढ़ पाई जितने की मांग बढ़ी है। तो उस अवस्था के अंदर जो है वो वास्तविक आय बढ़ करके 130 हो गई, क्योंकि यहाँ पर मांग और पूर्ति में गैप क्रिएट हो गया। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है मजदूरी बढ़ गई, और हस्तांतरण आय 100 ही है, तो यहाँ पर 30 रुपये का लगान प्राप्त होगा। जब मजदूरों की मांग बढ़ करके 20 हो जाती है तो पूर्ति बढ़ करके 15, अभी भी यहाँ पर डिफरेंस है, मांग ज़्यादा है पूर्ति कम है, तो यहाँ पर मजदूरी बढ़ गई, वो 160 हो गई। हस्तांतरण आय या वास्तविक लागत जो वो भी 100 है, तो इस अवस्था में 60 रुपये का जो लगान प्राप्त होगा। तो ये पूर्ति जितनी कम होगी लगान उतना ही ज़्यादा होगा, ये पूर्ति जितनी ज़्यादा होगी लगान उतना ही कम होगा। अब हमने ओ एक्स एक्स के ऊपर यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल लिया, ओ वाई के ऊपर हमने वेजेज और रेंट लिया है। ये जो डी डी मांग वक्र है श्रम का मान लीजिए, या कैपिटल के लिए आप अगर देखो पूंजी का मांग वक्र मान लीजिए। ये यहाँ पर एस एस जो वो पूर्ति वक्र है, जो कि पूर्णतः बेलोचदार से कम लोचदार है। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर कट कर रहे, ये न्यूनतम कीमत है, ये ओ एस है वो न्यूनतम कीमत है कि अगर इससे कम कीमत होने पर सप्लाई शून्य हो जाएगी, यानी कोई भी श्रमिक जो काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये जो भाग है आर ई एस, ये जो है रेंट है, लगान है। आर ई एस जो वो क्या है, लगान है। अगर ये मांग बढ़ जाती है ये, तो अब लगान क्या हो जाएगा कि यहाँ पर मांग ज़्यादा बढ़ी लेकिन उसकी तुलना में पूर्ति में कम वृद्धि हुई, तो अब की बार जो ये जो एरिया लगान हो जाएगा। और अगर मांग कम हो जाती है, ये हो जाती है, तो ये जो एरिया है ये मात्र लगान होगा। और अगर ये होती है मांग, तो इस अवस्था में कोई लगान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई श्रमिक जो है काम करने के लिए तैयार भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये जो मांग और पूर्ति वक्र होते हैं वो जो है लगान का निर्धारण करते हैं। अब हम निष्कर्ष के रूप में देखते हैं कि जो आधुनिक सिद्धांत है, आधुनिक सिद्धांत के निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि लगान जो उत्पादन के किसी भी साधन को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ये जो लगान होता है वो आधिक्य होता है, और जो भी उत्पादन का साधन भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी अगर आधिक्य प्राप्त करेगा तो वो जो है लगान भी प्राप्त करेगा। लगान जो होता है वास्तविक आय और हस्तांतरण आय का अंतर होता है, और लगान उस साधन को मिलता है जिस साधन की पूर्ति पूर्णतः लोचदार से कम लोचदार होती है, यानी साधन की सीमितता के कारण। क्योंकि जब मांग ज़्यादा होगी इसकी तुलना में पूर्ति कम होगी, तो उस अवस्था के अंदर जो वो लगान प्राप्त होता है। अब हम मूल्यांकन देखते हैं कि लगान का आधुनिक सिद्धांत क्या है। लगान के आधुनिक सिद्धांत में साधन की पूर्ति की अलग अलग अवस्थाओं में लगान का निर्धारण कैसे होता है, यानी साधन की पूर्ति पूर्णतः लोचदार है, पूर्णतः बेलोचदार है, या पूर्णतः लोचदार से कम है, तो उन अवस्थाओं के अंदर जो है लगान का निर्धारण किस प्रकार से होता है। इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।